गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वृक्षा। इसका पहला श्लोक है वने वने निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, यानी कि वने वने यानी कि प्रत्येक वन में निवसन्तो का मतलब निवास करते हैं, वृक्षा का मतलब वृक्ष, यानी कि प्रत्येक वन के अंदर वृक्ष निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, यानी कि वृक्षों से ही वनों की रचना होती है, यानी प्रत्येक वन का निर्माण वृक्षों से होता है। इस पूरे श्लोक का अर्थ है कि वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं तथा वृक्षों से ही वनों की रचना होती है। शाखा दोलासिना विहग ते किमपि कूजन्ति वृक्षा, यानी कि शाखा का मतलब होता है पेड़ की टहनियाँ, डोला का मतलब होता है झूले, और आसीन यहाँ ल के अंदर अ मिक्स हो चुका है इसलिए यहाँ पे आसीन का मतलब होता है विराजमान होना। विहग का मतलब होता है पक्षीगण, विहग बहुवचन है इसलिए यहाँ पे हो गया पक्षीगण। तो वह पक्षीगण शाखाओं पर या टहनियों पर झूला बैठ कर के झूला झूलते हैं। ते किमपि कूजन्ति वृक्षा, वह किमपि यानी कुछ भी, कुंजति का मतलब कुंजन करते हैं वृक्ष पर, कि वह पक्षीगण शाखाओं पर बैठ कर के झूला झूलते हैं तथा वह कुछ भी ध्वनियाँ निकालते हैं जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्ष भी उनके साथ में कुंजन कर रहे हैं। पिबन्ति वनम जलम सततम साधु जन इव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति का मतलब होता है पीना, पवनम का मतलब होता है हवा, जलम का मतलब होता है जल, संततम का मतलब होता है निरंतर या हमेशा, साधु जन का मतलब होता है सज्जन लोग या फिर तपस्वी, इव का मतलब होता है समान, सर्वे का मतलब सभी, और वृक्षा का मतलब होता है वृक्ष। कि जिस प्रकार जो सभी वृक्ष होते हैं वह साधु या तपस्वी जनों के समान केवल हवा और जल को पीकर ही निरंतर जीवित रहते हैं, यानी कि वृक्ष जो होते हैं वह सज्जन पुरुषों के समान या साधु जनों के समान केवल हवा और जल को पीकर ही जीवित रहते हैं। स्पर्शन्ति पादे पातालं च, स्पर्शन्ति पादे पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष का मतलब वृक्ष, वहन्ति का मतलब धारण करते हैं, शिरस्सु का मतलब सिर के ऊपर, नभ का मतलब आकाश, और स्पर्शन्ति का मतलब होता है स्पर्श करना या छूना, पादे का मतलब पैर, पातालम का मतलब पाताल, च का मतलब ओर। कि जिस प्रकार जो वृक्ष हैं वह अपने पैरों से पाताल लोक को स्पर्श करते हैं, यानी कि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वह इतनी अधिक गहरी होती है कि वह अपने जो जड़ें हैं उनसे पाताल लोक तक को भी स्पर्श कर लेते हैं, इतनी गहरी उनकी जड़ें होती हैं। तथा जो और उनका जो सिर है, सिर जो उनकी ऊंचाई है वह अपनी ऊंचाइयों से, नभ का मतलब आकाश, यानी वह अपनी ऊंचाइयों से आकाश तक को भी स्पर्श कर लेते हैं, यानी आकाश को भी अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ है कि वृक्ष अपने पैरों से यानी अपने जड़ों से पाताल लोक को स्पर्श करते हैं और अपने सिर से यानी अपनी ऊंचाइयों के ऊपरी शिखर से आकाश को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, ऐसा उनको देख करके प्रतीत होता है। पयोदर्पणे सौ प्रतिबिंब कौतुकेन पश्यन्ति वृक्ष। यहाँ इसका अर्थ है पयोदर्पण का मतलब पानी, दर्पणी का मतलब होता है आईना या कांच, सौ प्रतिबिंबम का मतलब होता है, सौ का मतलब होता है स्वयं का, प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई, कौतुकेन का मतलब होता है आश्चर्य से, पश्यन्ति का मतलब होता है देखना, और वृक्ष का मतलब वृक्ष। कि जिस प्रकार जो वृक्ष होते हैं वह पानी के अंदर अपने
अपना प्रतिबिंब देखते हैं, यानी पानी रूपी आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। और वो कैसे देखते हैं? बड़े आश्चर्य के साथ में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि नदी के किनारे जो वृक्ष होते हैं वह उस नदी के शांत पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाते हैं और या अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो उस दृश्य के बारे में यहाँ बताया गया है कि वृक्ष नदी के किनारे में जो शांत जल है वहाँ पर अपना प्रतिबिंब उसमें देखते हैं और बड़े आश्चर्य के साथ अपना प्रतिबिंब उस नदी में देखते हैं। प्रसार्य का मतलब होता है, प्रसार्य स्वछाया स्तंतरणम कुर्वन्ति संस्कारम वृक्ष। तो यहाँ प्रसार्य का मतलब होता है फैलाना या बिछाना। स्वछाया यानी कि स्व का मतलब अपनी, छाया का मतलब छाया, संस्तरण का मतलब होता है बिस्तर, कुर्वन्ति का मतलब फैलाकर करते हैं, कुर्वन्ति का मतलब करते हैं, संस्कारम का मतलब सत्कारम का मतलब होता है आदर, और वृक्ष का मतलब वृक्ष, कि जिस प्रकार वृक्ष जो है अपनी छाया को बिस्तर के रूप में फैला देते हैं और उसके आसपास जो भी व्यक्ति आते हैं उनका बड़े आदर से सत्कार करते हैं। यानी कि जो वृक्ष होते हैं वह अपने स्वरूप को इतना विस्तृत कर लेते हैं कि उनसे घनी गहरी छाया हो जाती है और कोई भी जो थका हारा व्यक्ति उसके पास जाता है तो वह अपनी छाया के अंदर उसको बिठाने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ है कि वृक्ष जो है अपनी छाया को फैला करके, बिस्तर के रूप में फैला करके उसके नज़दीक जाने वाले व्यक्ति का आदर करते हैं। ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। वने वने यानी प्रत्येक वन में, निसंत है यानी रहते हुए या रहने वाला, रचयन्ति का मतलब होता है रचते हैं या बनाते हैं, शाखा का मतलब डालियाँ या टहनियाँ, डोला का मतलब होता है झूला, आसीन्न का मतलब होता है बैठे हुए, विहग का मतलब होता है पक्षीगण, किमपि का मतलब कुछ भी, कुंजंती का मतलब कूदते हैं या कुंजन करते हैं, सततम का मतलब निरंतर या लगातार, साधु जन का मतलब होता है तपस्वी लोग या सज्जन लोग, इव का मतलब होता है की तरह, पीबंती का मतलब होता है पीते हैं, स्पर्शंती का मतलब होता है स्पर्श करते हैं, नभः का मतलब होता है आकाश को, शिरस्सु का मतलब होता है सिर पर, वहंती का मतलब धोते हैं, पयो दर्पणे का मतलब जल रूपी दर्पण या आईने में, स्व प्रतिबिंबम का मतलब होता है अपने प्रतिबिंब को, पश्यन्ति का मतलब होता है देखते हैं। कौतुकेन का अर्थ है आश्चर्य से, प्रसार्य का अर्थ होता है फैलाकर, स्वछाया संस्तरण का मतलब होता है अपनी छाया रूपी बिस्तर को, सत्कारम का अर्थ होता है आदर। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। इसका पहला प्रश्न है वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यते। तो इसका पहला आपको वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यथा का मतलब होता है उदाहरण। उदाहरण के लिए दिया गया है वनम, वने, वनानि, यानी ये एक ही शब्द है वन और उसको 3 वचनों में लिखा गया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसका इसी तरह से हमें आगे के शब्द बनाने हैं, जैसे कि जल शब्द। तो जलम, जले, जलानि। दूसरा शब्द है बिंबम। बिंबम का मतलब होता है परछाई। तो इसका अर्थ होगा, इसको लिखेंगे हम 3 वचन में। तो बिंबम एक वचन है, इसका द्विवचन हो जाएगा बिंबे और बहुवचन हो जाएगा बिंबानी। यथा दूसरा है वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। वैसे ही हमें बनाना है दूसरा शब्द पवनान, यानी पवन शब्द यानी हवा। तो इसका हो जाएगा पवनम, पवनो, पवनान। फिर दूसरा शब्द है जनो। तो जनों का बनाएंगे तो ये हो जाएगा जनम, जनो, जनानाम। फिर दूसरा अभ्यास प्रश्न है कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ता प्रयोजयति रिक्त स्थान पूर्यति। यानी आपको जो ये शब्द दिए हैं इसकी उपयुक्त विभक्ति लगाकर इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। इसका एक उदाहरण दिया है यथा रोटिका खाद्यन्ति। यह रोटिका खाद्यन्ति यानी मैं रोटी खाता हूँ। रोटिका शब्द की विभक्ति लगानी है आपको यहाँ पे। फिर ऐसे ही आपको आगे बनाना है त्वम जलम पीबसी।
जल की द्वितीय विभक्ति यहाँ लगा देंगे, यानी जलम। छात्र है पश्यन्ति, तो दूरदर्शन की आपको विभक्ति लगानी है दूरदर्शना। फिर आपको बनाना है वृक्ष पवनम पिबन्ति, तो पवन शब्द का बन जाएगा पवनम। ता कथा लिखन्ति, तो कथा शब्द को हो जाएगा कथाः। आवाम जंतुशाला गच्छाव, तो जंतुशाला को हो जाएगा जंतुशालाः। तो आवाम जंतुशाला गच्छामि, यानी हम सब जंतुशाला जाते हैं। तीसरा अभ्यास प्रश्न है अधोलिखेषु वाक्येषु कृतपदानि चुनित, यानी कि आगे के जो शब्द हैं वाक्य हैं उनके अंदर से आपको कृतपद को लिखना है अलग करके, यानी कि जो कर्ता प्रधान पद है उसको अलग करके लिखना है। आपको क्रिया देखनी है कि क्रिया किस पर निर्भर कर रही है, और अगर वह क्रिया जो क्रिया होती है वह हमेशा कर्ता पर निर्भर करती है और उस कर्ता शब्द को आपको अलग करके लिखना है। तो इसका है वृक्षानभ्य शिरस्सु वहन्ति, कि वृक्ष जो होते हैं वह अपने सर पर नभ को यानी आकाश को धारण करते हैं। तो यहाँ पे आकाश को अपने सर पर कौन धारण करता है? वृक्ष धारण करते हैं। अगर आपको देखना है कि कर्ता पद कौन सा है तो आप उस वाक्य से प्रश्न पूछ के देखिए, और जो प्रश्न आएगा उसी शब्द के अंदर कर्ता पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर वृक्ष प्रधान है, इसलिए वृक्ष यहाँ पे कर्तृपद है। विहगा वृक्षेषु कुंजन्ति, कि विहगा यानी कि पक्षीगण वृक्षेषु कुंजन्ति, वृक्ष के ऊपर कुंजन करते हैं। तो वृक्ष किस पर कुंजन, पक्षीगण किस पर कुंजन करते हैं? वृक्ष पे करते हैं। तो कौन करता है? पक्षीगण। तो पक्षीगण यहाँ पर कर्तृवाक्य है। अगला है पयोदर्पणे वृक्षासौ प्रतिबिंब पश्यन्ति। पयो का मतलब पानी के अंदर, पानी रूपी जो दर्पण है या जो आईना है उसके अंदर वृक्ष अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो वृक्ष किस दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं? पानी रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब कौन देखता है? तो कौन देखता है? वृक्ष देखते हैं। तो यहाँ पे वृक्ष कर्तृपद है। फिर अगला है कृषक अन्नानि उत्पादयन्ति, यानी कृषक जो होता है वह अन्न उत्पन्न करता है। तो अन्न कौन उत्पन्न करता है? कृषक उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? कृषक जो है वो प्रतिवाक्य है। फिर सरोवरे मत्स्या सन्ति, सरोवरे मत्स्या सन्ति, यानी सरोवर के अंदर मछलियाँ होती हैं। तो मछलियाँ कहाँ होती हैं? सरोवर के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये दिखना है कि मत्स्य क्या है? कर्तृवाक्य है। तो इस तरह से हम प्रश्न पूछकर भी कर्ता पद को देख सकते हैं कि क्रिया जो होती है वह हमेशा कर्ता पर निर्भर करती है। अगर कर्ता के बदलने पर अगर क्रिया बदल जाती है और क्रिया के बदलने पर अगर कर्ता बदलता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वह वाक्य क्रियापद है या कर्ता पद है। फिर अगला प्रश्न है चौथा, प्रश्नानुमुक्तराणि एक पदेन लिखित, यानी कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर केवल एक पद में देना है। एक शब्द के अंदर इन प्रश्नों का आंसर देना है। पहला प्रश्न है वृक्षा के पातालम स्पर्शन्ति, वृक्ष जो होते हैं वह किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि वृक्ष किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं। तो वृक्ष जो होते हैं, पादे का मतलब अपने पैरों के द्वारा पाताल लोक को स्पर्श करते हैं। यहाँ इसका अर्थ ये लगाएंगे कि जड़ों से, कि पेड़ अपनी जड़ों से पाताल लोक को स्पर्श करते हैं, यानी उनकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वह पाताल लोक को भी स्पर्श कर जाएं। फिर वृक्षा की रचयन्ति, कि वृक्ष किसकी रचना करते हैं? वृक्ष की रचयन्ति यानी किसकी रचना करते हैं? तो वनम वनम, कि प्रत्येक वन की वह रचना करते हैं। वनम वनम मतलब प्रत्येक वन की वो रचना करते हैं। फिर विहगा कुत्र आसीना, कि विहगा का मतलब पक्षीगण, कुत्र का मतलब कहाँ, आसीना का मतलब विराजमान होते हैं, कि पक्षीगण कहाँ विराजमान होते हैं? तो पक्षीगण शाखा दोलासीना, यानी कि पक्षीगण जो होते हैं वे शाखा मतलब पेड़ की टहनियों पर, दोला का मतलब झूला झूलकर बैठते हैं, कि पक्षीगण जो होते हैं वह हमेशा पेड़ की टहनियों को अपना झूला बना करके और उनके ऊपर वह विराजमान होते हैं, यानी कि वह पेड़ की टहनियों को झूला बना के उस पर विराजमान होते हैं।
कौतुकीन वृक्षा की पश्यन्ति। कौतुकीन का मतलब होता है आश्चर्यजनक और वृक्षा का मतलब होता है वृक्ष की पश्यन्ति की आश्चर्यजनक वृक्ष क्या देखते हैं और कहाँ देखते हैं। तो पयोदर्पणे स्व प्रतिबिंब यानी कि पयो का मतलब होता है पानी और दर्पणे का मतलब होता है आईना। स्व का मतलब स्वयं और प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई, यानी कि वह पानी रूपी दर्पण में यानी आईने में स्वयं का प्रतिबिंब देखते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कौतुकीन वृक्षा पयो दर्पणे स्व प्रतिबिंब की को हटा देंगे और इसके आंसर लिख देंगे पश्यन्ति। और ये क्वेश्चन मार्क हट के पूर्ण विराम लग जाएगा। सभी में यही करना है, की को हटा करके के कुत्र और की इन शब्दों को हटा करके ये प्रश्नवाचक शब्दों को हटा करके इसमें ये आंसर डालना है और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क पीछे से हटा के पूर्ण विराम लगाना है। यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के फिर बाद में आंसर में पूर्ण विराम लगाना है। 5वां समुचेते पदे रिक्त स्थानानि पूर्यन्तः है। इसमें आपको लिखना है विभक्ति आपको यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उनके अंदर उचित पदों को भरना है। विभक्ति एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। प्रथमा है, इसमें आपको लिखना है गजे गजो गजाह। यह आपको पहली विभक्ति का रूप दिया हुआ है। अब आपको अगले शब्दों को इन्हीं के अनुसार बनाना है। आपको दिया है अश्व, गज का मतलब होता है हाथी और अब अश्व है, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। अश्व है, अश्वोह, अश्वाह। जैसा ये रूप बना है वैसा ही ये रूप बनेगा, तो अश्वोह और अश्वाह। द्वितीय विभक्ति है सूर्यम, सूर्यो और सूर्यान, यानी अब आपको इसी का अनुसार बनानी है विभक्ति। तो चंद्रमा, चंद्रो, चंद्रान। तृतीय विभक्ति बन जाएगी विडालेन, विडालभ्याम, विडाले। फिर इसके बनाना है विडालेन का मतलब होता है बिल्ला या फिर मंडुकेन, मंडुकाभ्याम, मंडुके। मंडुके का मतलब होता है कछुआ। इसकी बनाना आपको मंडुकेन, मंडुकाभ्याम, मंडुके। इसी के अनुसार बन जाएगी तृतीय विभक्ति। चतुर्थ विभक्ति सर्पये, सर्पाए, सर्पभ्याम, सर्पभ्य। सर्प का मतलब सांप। फिर आपको बनाना है वानरा, वानरभ्याम, वानरभ्य। वानर का मतलब होता है बंदर, तो वानरभ्याम, वानरभ्य, वानरभ्याम और वानरभ्य। पंचमी मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकभ्य। मोदकात का मतलब होता है, मोदक का मतलब होता है लड्डू, तो मोदकात, मोदकभ्याम, मोदकभ्य। और वृक्ष का बन जाएगा वृक्षाद, वृक्षाभ्याम और वृक्षभ्य। फिर षष्ठी विभक्ति आएगी जनस्य, जनयो, जनानाम। जन का मतलब होता है प्राणी या मानव। फिर इसी के अनुसार बनाएंगे शुकस्य, शुकयो, शुकानाम। तो आप इसमें बनाएंगे कि शुक का मतलब होता है तोता, तो शुकस्य, शुकयो, शुकानाम। फिर सप्तमी विभक्ति बनेगी शिक्षके, शिक्षको, शिक्षकेषु। इसकी बन जाएगी। फिर इसके बाद में मयूरे, मयूरो, मयूरेषु। मयूर का मतलब होता है मोर। फिर संबोधन। संबोधन जो विभक्ति होती है बच्चों, ये पहली विभक्ति प्रथमा विभक्ति जो होती है उसी का रूप होती है, परंतु इसके आगे संबोधन के लिए हम हे लगा देते हैं, जिससे कि ये संबोधन विभक्ति बन जाती है। सातवीं और अष्टमी, इसको अष्टमी विभक्ति भी बोल सकते हैं। नर्तक है, नर्तके, नर्तको, नर्तक है। इसका यही रूप बनेगा। फिर अभ्यास का प्रश्न नंबर 6, भिन्न प्रकृति पद उचित चुनित है। यानी कि आपको ये जो शब्द दिए हैं इन शब्दों के अंदर जो सबसे अलग शब्द है जिसके प्रकृति अलग है, बाकी के 3 शब्दों से उस शब्द को आपको अलग करके लिखना है। गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। यानी कि गंगा, यमुना और नर्मदा ये तीनों तो नदियां हैं, लेकिन लता नदी नहीं है, ये पेड़ की शाखा है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे अलग शब्द आ जाएगा लता, और इस पर हम टिक कर देंगे। ख उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। उद्यानम बगीचा, फलम जो उसी के अंदर होते हैं उद्यान में, कुसुमम यानी कि पुष्प, यानी कि ये तीनों एक चीज़ें एक से ही संबंधित है, लेकिन चित्रम सबसे अलग है। चित्र को हम
कलर या रंगों के द्वारा बनाते हैं, इसलिए यह चित्र जो शब्द है सबसे अलग है, इसलिए इस पर टिक मार्क कर देंगे। लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी का मतलब जो पेंसिल या कलम होती है, तुलिका मतलब जो माचिस की तिलियाँ होती हैं, चटका और पाठशाला, तो ये सब चीज़ें एक हैं। और चटका जो है वो एक पक्षी है, एक जंतु के रूप में। ये बाकी सारी चीज़ें निर्जीव आ रही हैं, लेकिन चटका जो है वो सजीव है, इसलिए उस पर अलग से टिक मार्क कर दिया। आम्रम, कदाली फलानी, मोदकम और नारंगम, यानी कि ये सारे तो फल है, लेकिन मोदक एक मिठाई है, इसलिए मिठाई जो मोदक जो है वो सबसे अलग शब्द हैं, इसलिए हम इस पर टिक कर देंगे।